हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ उन क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राग इतिहास का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न कह रहा है जो प्राग इतिहास है उसका क्या अर्थ है। तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि जो प्राग इतिहास शब्द है, प्राग इतिहास शब्द अंग्रेजी के प्री हिस्ट्री का शाब्दिक अनुवाद है। इस शब्द का प्रयोग मानव के उस प्रारंभिक इतिहास के लिए किया गया है जबकि मानव मानवेतर स्थिति से विकसित होकर मानव बन रहा था। यह उसके प्रारंभिक प्रगति की कहानी है। यानी कि जो प्राग इतिहास शब्द है, ये शब्द जो है अंग्रेजी के प्री हिस्ट्री का शाब्दिक अनुवाद है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो प्राग इतिहास शब्द है ये मानव के उस प्रारंभिक इतिहास के लिए प्रयोग किया जाता है जबकि मानव जो है मानवेतर स्थिति से विकसित होकर मानव बन रहा था, लेकिन यह उसके प्रारंभिक प्रगति की कहानी है। यानी कि मानव की जो प्रारंभिक प्रगति की कहानी है, तो मानव के प्रारंभिक प्रगति कहानी को क्या कहते हैं, मानव के प्रारंभिक प्रगति कहानी को ही हम लोग प्राग इतिहास कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसका जो आंसर है इसको भी आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा इतिहास का क्या अर्थ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा इतिहास है उसका क्या अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि पूरा इतिहास का अभिप्राय उस युग से है जो इतिहास अथवा साक्षर अभिलेखों से पहले का है परंतु उसके आरंभ के बहुत निकट आता है। यानी कि जो पूरा इतिहास है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो पूरा इतिहास है, पूरा इतिहास का अभिप्राय उस युग से है जो इतिहास अथवा साक्षर अभिलेखों से पहले का है परंतु उसके आरंभ के बहुत निकट आता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन को नोट करना है और इसको आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर के.पी. जायसवाल की ऐतिहासिक पद्धति कैसी थी। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो डॉक्टर के.पी. जायसवाल है, यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर के.पी. जायसवाल की ऐतिहासिक पद्धति कैसी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि डॉक्टर जायसवाल ने अपने इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति को स्वीकारा। वे किसी समस्या को स्वयं प्रश्न के रूप में उठाते और समाधान में सभी संभावित सशक्त एवं दुर्बल पक्षों की समीक्षा करके अपना उत्तर देते थे। अपने पक्ष के समर्थन में सभी साक्ष्यों को संतुलित उपयोग करते थे। ये जो डॉक्टर के.पी. जायसवाल है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने लेखन में यानी कि इतिहास लेखन में अधिवक्ता की पद्धति को स्वीकारा है। वे किसी भी समस्या को क्या करते हैं, किसी भी समस्या को स्वयं प्रश्न के रूप में उठाते हैं और उसका समाधान भी क्या करते हैं, स्वयं देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपने पक्ष के समर्थन में सभी साक्ष्यों को संतुलित उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन का आंसर आपको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों को उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन कैसे हुआ, विनाश कैसे हुआ, उसके पतन के कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों में 4 कारणों के बारे में आपको बताना है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है बाढ़, दूसरा है आर्यों का आक्रमण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन और चौथा है भूतात्विक परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन यानी कि 4 कारण हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। 5वां क्वेश्चन कह रहा है जो आर्य हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जो आर्य हैं, आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हाल ही में जर्मनी में अपना शोध पूरा करने के बाद भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न अपैरेंस में भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। यानी कि ये जो भगवान दास गिडवानी है, इन्होंने अपनी पुस्तक रिटर्न अपैरेंस में क्या कहा है, रिटर्न्स अपैरेंस में लिखा है कि जो भारत है, भारत ही आर्यों का मूल निवास स्थान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि जो आर्य हैं उनका मूल निवास स्थान भारत है। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो भगवान दास गिडवानी है, इन्होंने अपनी पुस्तक रिटर्न अपैरेंस में क्या कहा है, रिटर्न्स अपैरेंस में कहा है कि जो भारत देश है, भारत देश ही आर्यों का मूल निवास स्थान है, इसको माना जा चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 6ठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिदत के बारे में संक्षेप में लिखिए। 6ठा क्वेश्चन कह रहा है जो बिदत है, यहाँ पे आपको बिदत के बारे में संक्षेप में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि यह ऋग्वैदिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी क्योंकि इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है। यह सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। यह भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। यानी कि जो बिदत है, ये जो बिदत है क्या है, बिदत एक तरह का सभा है। तो ये जो है यह ऋग्वैदिक काल की है, यानी कि बहुत पुरानी है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा है क्योंकि इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में
122 बार किया जा चुका है। कितनी बार किया जा चुका है? इस सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया जा चुका है। इसलिए ये जो सभा है यानी कि जो विदत सभा है, ये सभा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो सभा है सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। किस उद्देश्य के लिए काम करती थी? तो ये सामाजिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक काम के लिए और सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। यह भारतीय आर्यों की प्राचीनतम सभा थी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंबिसार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 7वां क्वेश्चन कह रहा है जो बिंबिसार है, यहाँ पे आपको बिंबिसार का संक्षिप्त में परिचय देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, मगध की प्रतिष्ठा का शिलान्यास करने वाला प्रथम प्रसिद्ध शासक बिंबिसार था। जैन ग्रंथों में उसे श्रेणी कहा गया है। जो बिंबिसार है उसे जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में उसे श्रेणी कहा गया है। गद्दी पर बैठते उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। पाली ग्रंथों के अनुसार उसने 50 वर्ष तक राज्य किया था। ये जो बिंबिसार है, ये बिंबिसार कौन है? तो मगध की प्रतिष्ठा का शिलान्यास करने वाला, यानी कि मगध राज्य का जो राजा है, प्रथम प्रसिद्ध शासक बिंबिसार था। जैन ग्रंथों में उसे श्रेणी कहा गया है। गद्दी पर बैठते उसने क्या किया? गद्दी पर बैठते उसने विस्तारवादी नीति का अनुसरण किया। पाली ग्रंथों के अनुसार उसने 50 वर्षों तक राज्य किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शिशुनाग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो शिशुनाग है, यहाँ पे आपको शिशुनाग का संक्षिप्त परिचय देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि शिशुनाग वाराणसी प्रांत का कार्यवाहक गवर्नर था। शिशुनाग बड़ा वीर, चतुर, महत्वाकांक्षी था। शिशुनाग ने 18 वर्ष तक मगध राज्य पर शासन करके कुशलतापूर्वक भावी स्वरूप की आधारशिला रखी थी। यानी कि जो शिशुनाग है, शिशुनाग वाराणसी प्रांत का कार्यवाहक गवर्नर था। शिशुनाग जो है बड़ा वीर था, चतुर था, महत्वाकांक्षी था। शिशुनाग ने क्या किया? शिशुनाग ने 18 वर्ष तक मगध पर राज किया और कुशलतापूर्वक भावी स्वरूप की आधारशिला रखी थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिखिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, अशोक की अहिंसावादी नीति। दूसरा, ब्राह्मणों का विरोध। तीसरा, निर्मल केंद्रीय शासन। चौथा, विदेशी आक्रमण। और 5वां है रिक्त राजकोष। यानी कि कह रहा है कि जो मौर्य साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, कौन कौन से कारण है। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे, पहला है अशोक की अहिंसावादी नीति, दूसरा है ब्राह्मणों का विरोध, तीसरा है निर्बल केंद्रीय शासन, चौथा है विदेशी आक्रमण और 5वां है रिक्त राजकोष। ये जो है पांचों कारण है मौर्य साम्राज्य के पतन के। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त का परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त का परिचय देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी के साधन प्रयाग प्रशस्ति मुद्राएं हैं। यानी कि जो प्रयाग प्रशस्ति मुद्रा है ये इसकी क्या है, जानकारी के स्रोत हैं। तो समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त के शासनकाल की जानकारी के साधन प्रयाग प्रशस्ति मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बना। यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का था, यानी कि उसका पुत्र था। तो चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बना। उसे समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी गई। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त को समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी गई। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। यानी कि जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त जो है एक अच्छा शासक था, यानी कि वो महत्वाकांक्षी भी था और जो है कि साम्राज्यवादी राजा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का शासनकाल प्रयाग प्रशस्ति मुद्राएं हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी बना। उसे समस्त शास्त्रों की शिक्षा दी गई। समुद्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त काल है, यहाँ पे आपको गुप्त काल की साहित्यिक प्रगति स्पष्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाए कि गुप्त काल में धार्मिक विषय, विधि, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र आदि संबंधित रचनाएं की गई। कालिदास, भास, भारवी, विशाखा दत्त ने संस्कृत साहित्य की उन्नति में योगदान किया। इसलिए गुप्त काल को साहित्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। यानी कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल में धार्मिक विषय, विधि, न्याय, दर्शन, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र संबंधित क्या किएगा, चिकित्सा से संबंधित रचनाएं की गई। कालिदास, भारवी, विशाखा दत्त और भास, इन्होंने क्या किया, इन कवियों ने संस्कृत साहित्य की उन्नति में योगदान दिया। इसलिए गुप्त काल को क्या कहा जाता है, गुप्त काल को साहित्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त हैं, यहाँ पे आपको गुप्तों के पतन के आर्थिक कारण बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, गुप्तों के पतन है तो आर्थिक कारक भी उत्तरदायी थे। गुप्त युग में भूमिदान की प्रथा का पर्याप्त विकास हुआ। इससे राजा की शक्ति में ह्रास हुआ
हुआ और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को क्षति पहुंची। यानी कि जो गुप्त काल था, इस काल में भूमिदान की प्रथा थी, इसलिए क्या हुआ, इससे राजा की शक्ति में ह्रास हुआ और राज्य की आर्थिक व्यवस्था क्या हुआ, बिगड़ गई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नागभट्ट द्वितीय कौन था। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि नागभट्ट द्वितीय कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। उसने 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक शासन किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो परमार वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, इसको आपको देख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो चाहमान वंश है उसका संस्थापक कौन था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। यानी कि जो वासुदेव है, चाहमान वंश का संस्थापक कौन था, तो चाहमान वंश का संस्थापक वासुदेव था। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव तथा विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने उपयुक्त आधार प्रदान किया। बाह्य आक्रमण के कारण केंद्रीय सत्ता निर्भर पड़ गई, चारों तरफ से अराजकता एवं व्यवस्था फैल गई। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है कि ये होगा कि जो भारत है, भारत में सामंतवाद के उद्भव तथा विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने उपयुक्त आधार प्रदान किया। इसकी वजह से क्या हुआ, बाह्य आक्रमण के कारण केंद्रीय सत्ता निर्भर पड़ गई तथा चारों ओर जो है कि अराजकता फैल गया और अव्यवस्था फैल गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष चरित्र में कितने प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि हर्ष चरित्र में कितने प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा कि हर्ष चरित्र में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है, सामंत, महासामंत, आप्त सामंत, प्रधान सामंत, शत्रु महासामंत तथा प्रति सामंत। यानी कि जो हर्ष चरित्र है उसके अंदर कितने प्रकार के सामंतों का उल्लेख मिलता है, तो हर्ष चरित्र में 6 प्रकार के सामंतों का उल्लेख किया गया है। पहला है सामंत, दूसरा है महासामंत, तीसरा है आप्त सामंत, चौथा है प्रधान सामंत, पांचवा है शत्रु महासामंत और छठा है प्रति सामंत। अब आगे कह रहा है कि साधारण कोटि के भूस्वामियों को सामंत कहा जाता था। यानी कि जो साधारण कोटि के भूस्वामी होते थे उनको क्या कहा जाता था, साधारण कोटि के भूस्वामियों को सामंत कहा जाता था। महासामंत बड़े भूस्वामी तथा अधिकारी होते थे। हर्ष के लेखों में महासामंत स्कंदगुप्त तथा ईश्वर गुप्त के नाम मिलते हैं। यानी कि जो महासामंत हैं इसके अंदर स्कंदगुप्त थे और ईश्वर गुप्त थे, ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो महासामंत थे। यानी कि इनके पास बहुत ही ज़्यादा भूमि थी, बहुत ही ज़्यादा जमीन थी। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अरबों के आक्रमण का मूल कारण क्या था। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब है, अरबों ने आक्रमण क्यों किया, उसका मूल कारण क्या था। तो इसका आंसर ये हुआ कि अरबों के आक्रमण का मूल कारण था धन और दासों की प्राप्ति। यानी कि अरबों ने आक्रमण क्यों किया, तो अरबों ने धन के लिए आक्रमण किया और दासों के लिए आक्रमण किया। यानी कि अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महमूद का पहला आक्रमण कब हुआ। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद है उसका पहला आक्रमण कब हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि महमूद का पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में सीमांत नगरों पर हुआ था। यानी कि जो महमूद गजनी है इसने पहला आक्रमण कब किया था, तो इसने पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था, सीमांत नगरों पर किया था। तो टोटल आपके 19 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसलिए आपको क्या करना है कि सभी क्वेश्चन को नोट करना है और सभी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको जो आंसर बताया है उसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, साथ ही साथ आपकी बहुत ही हेल्प होगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।